Okay, good morning all student. Let's come on page number on chapter 2 on page number 19. Okay, in your science, in your social science book. Now we start this chapter. The chapter name is resources of India. है ना, भारत के संसाधन कौन कौन से हैं, उसका दूसरा भाग जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम लोग इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एग्रीकल्चर में क्या है, इकोनॉमी के अंतर्गत, है ना, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं इंडिया में और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि कृषि के विकास में जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनका कितना योगदान है। मेडिसिनल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को देखेंगे, उनकी मेथड्स देखेंगे, यूटिलिटी और सिक्योरिटी। मिनरल्स देखेंगे किस प्रकार के हैं और पावर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, है ना। पावर रिसोर्सेज में भी उनके टाइप्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और उपयोग, है ना, ये सब कुछ देखने वाला है। तो आज ये सभी लोग देखते हैं हम लोग। प्रेजेंटली द टर्म एग्रीकल्चर इज ए ब्रॉड सेंस. इट इज नॉट ओनली इंक्लूड्स कल्टिवेशन बट आल्सो फॉरेस्ट, फिशरीज, एनिमल्स, rearing and dairying in it. India is an agriculture country. Geographical diversities in India create favorable climatic conditions for the production of the different types of crops. यानी कि भारत में एग्रीकल्चर का मतलब केवल कृषि करना ही नहीं, जबकि इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन और जो डेयरी फार्मिंग, ये सभी भी इसके अंतर्गत आता है। और भारत की जो जलवायु दशा है वो भी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी उपयुक्त है। ओनली 11% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ वर्ल्ड इज कल्टिवेटेड. इंडिया हैज़ 51% अंडर कल्टिवेशन, यानी कि पूरे विश्व में केवल 11% भाग पर ही कृषि होती है, जबकि भारत में 51% भाग पर। ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन इन मैनी कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड, वाइल इन इंडिया 2 or 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन सम एरियाज, यानी कि विश्व में कुछ देशों में केवल एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, जबकि भारत में अनेक प्रकार की फसल बो लेते हैं, 2 से 3 प्रकार की सामान्यतः बो ही लेते हैं। Total area which could be irrigated in India is equal to the total cultivated area of China. 58.2% laborers of India depend on the agriculture for their livelihood, and 66% of the agriculture land is used for growing food crops and 34% of commercial crops. यानी कि जो चीन है, चीन में जितने भाग पर कुल कृषि होती है उतना भारत का सिंचित क्षेत्र है, दोनों उसके बराबर ही है। अब लगभग 58.2% लेबर जो है भारत के, वो इस एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है और अपनी आजीविका इसी से चलाते हैं। उनमें से 66% लोग हैं जो एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ ग्रोविंग फूड के रूप में करते हैं, है ना, वहाँ पर फूड क्रॉप्स जो होती हैं उनको ग्रोविंग करते हैं, और 34% जो है भाग पर वो कमर्शियल क्रॉप को बोया जाता है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 56.1% इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 56.1% इस कृषि का ही योगदान रहता है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, है ना, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का कितना योगदान है, आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. इट इंक्लूड्स बोथ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेयरिंग. कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडियन इकोनॉमीज एज फॉलोज, यानी कि भारत का एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय वो कृषि ही है, जिसमें केवल कृषि नहीं जबकि एनिमल रेयरिंग को भी इसी एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। आइए जो कुछ उसका इम्पोर्टेंस है उसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नोरिश्ड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि विश्व के 17% लोग भारत की कृषि से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो उनको खाद्यान्न उपलब्ध करवाते हैं, और भारत के दो तिहाई लोग हैं या 2/3 जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहती है अपने जीवन के लिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज इंगेज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर. मेनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली आल्सो, either they are engaged in handicrafts or in small industries based on agriculture product in rural areas. Agriculture can give employment to large number of people, यानी कि भारत के लगभग दो तिहाई क्षेत्र, 2/3 जनसंख्या वो किसी न किसी रूप से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। और या तो वे हाथ से बनी हुई वस्तुएं जो हैंडीक्राफ्ट से उससे जुड़े हुए हैं, और कुछ जो लोग हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो उद्योग धंधे हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से कृषि से प्राप्त जो प्रोडक्ट हैं, फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनसे ही चलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से भी कृषि से ही जुड़े हुए हैं।
थर्ड पॉइंट देखेंगे, एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग, क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन, जूट, सिल्क, wool and wool pulp. Leather industries is also based on agriculture. It is the basis of the all industries using agricultural product as raw material. यानी कि कृषि से ही हमको कपड़े प्राप्त होते हैं और कपड़े को कॉटन से, जूट से, सिल्क, रेशम, है ना, वुल इन सब से इनको बनाया जाता है। और लेदर इंडस्ट्रीज़ भी एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है और लगभग सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना कच्चा माल इस एग्रीकल्चर से ही प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। कॉटन इंडस्ट्रीज़, edible oil industries, sugar industries, tobacco, all these industries are based on the agriculture product. Agriculture contributes about 34% of the income from agriculture product. यानी कि तंबाकू उत्पादन वाली इंडस्ट्रीज़, है ना, शक्कर निर्माण, टोबैको इंडस्ट्रीज़, ये सभी कहीं ना कहीं कृषि से ही जुड़े हुए हैं और लगभग 34% इनकम इनकी एग्रीकल्चर से ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर इज नर्सरिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गिव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट। इस एग्रीकल्चर से या इंडियन एग्रीकल्चर से ही हमारी पॉपुलेशन यहाँ से पोषण प्राप्त करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन इन सभी से उपयुक्त होते हैं। इन सब को प्रचुर मात्रा में अपने आप में लिए हुए होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था इस फूड के बारे में, लाइफ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, वेयर एग्रीकल्चर इज़ नॉट बेनिफिशियल, लाइफ इटसेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल देयर। यानी कि जो पूरा जीवन है वो कृषि पर ही निर्भर है और जहाँ पर कृषि लाभदायक नहीं है वहाँ पर जीवन भी लाभदायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, लास्ट वाला। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। इट्स सक्सेस और फेलियर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय फूड प्रॉब्लम, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, मीन्स of transport and the national income. Therefore, it is said that the importance of soil in human body is the same as importance of agriculture in Indian economy. यानी कि जो कृषि है वही हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसी के सफल होने पर या इसके नुकसान होने पर भी हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारा आंतरिक जो व्यापार होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होती है, ट्रांसपोर्ट भी इन्हीं को लेकर होता है और यही सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय आय में फ़ायदा करती हैं, राष्ट्रीय आय के लिए आवश्यक हैं। और हम लोग देखेंगे कि जैसे ह्यूमन बॉडी में जो स्थान हमारे सोल का होता है, आत्मा का होता है, वही स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का भी है। आइए अब हम लोग उनके प्रकार देखते हैं, किस प्रकार की फसलें हैं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, भारत में इनका जो हम लोग वितरण देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू सीज़न, इस सीज़न या मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। और उनके अध्ययन के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, है ना। कैश क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। फर्स्ट देखिए खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम लोग बरसात के प्रारंभ में बोते हैं, यानी कि उनको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। दशहरा के समय पर ये पककर तैयार होती हैं। देखते हैं हम लोग कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं इसके अंदर, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, मूंगफली, है ना, सीसम, और ये से इसकी मुख्य फसलें। दूसरा रबी क्रॉप्स को देखें, इसको हम लोग जाड़ा फसलें भी कहते हैं, है ना, जो ठंड के मौसम में बोई जाती हैं। जनरली अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के आसपास इनको काटते हैं। इन्हें हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसमें मुख्यतः वीट, गेहूँ, ग्राम, चना, बारले, जौ और मस्टर्ड, टोबैको, ये इसकी मुख्य फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। जायद फसलें, इनको हम लोग नकदी फसलें भी कहते हैं। ये जो फसलें, द क्रॉप्स ग्रोन इन समर स्पेशली वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फोडर आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स, यानी कि इनमें मुख्य रूप से सब्जियां आती हैं। आइए हम लोग और देखते हैं इनको अकॉर्डिंग टू स्टडी। इसके आधार पर भी 2 प्रकार की होती हैं, एक फूड क्रॉप्स। बाय फूड क्रॉप्स वी मीन द क्रॉप्स विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना, ऐसी फसलें जिनको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। दूसरा कैश क्रॉप्स की यदि हम लोग बात करें तो ऐसी फसलें जिनको मार्केट में बेचने पर हमको नकदी प्राप्त होती है ना, और उसको उससे हम लोग
बाकी की चीज़ें खरीद सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। आइए अब हम लोग इनके फसलों के और उनके मुख्य उत्पादनकर्ता राज्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वीट, गेहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात में बोया जाता है। ये सभी क्रमशः घटते हुए क्रम में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग राइस, है ना, चावल तो सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये इस प्रकार से उपजाए जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे बाजरा, तो बाजरा राजस्थान, है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु, पंजाब और इस प्रकार से आगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आदि इत्यादि राज्यों में इसको बोया जाता है। हम लोग जो देखते हैं बारले, ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे, बिहार तीसरे और पंजाब चौथे स्थान पर है। ग्राम, चने और दालें, पल्सेस की बात करें तो उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक के स्थान आते हैं। हम लोग देखेंगे इसकी एक आप लोग टेबल में देखेंगे पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, है ना, यानी कि गेहूं में भारत का दूसरा स्थान है और राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऐसे ही चावल में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, पश्चिम बंगाल भारत में पहले स्थान पर है। ज्वार में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है और हमारे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र उसमें पहले स्थान पर है। मक्का की बात करें तो उसमें भारत विश्व में छठे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कॉटन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हमारे राज्यों में भारत में प्रथम स्थान पर है और भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ऐसे हम लोग देखेंगे आगे जूट, टी और सोयाबीन, है ना, तो इनमें हम लोग सोयाबीन में देखेंगे तो भारत पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर पूरे भारत में। आइए हम लोग और फसलों को देखते हैं। चने के बारे में हम लोगों ने देख लिया। मक्का के बारे में देखेंगे, कर्नाटक पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे पर और क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इनके बाद आते हैं। ऑयल सीड के बारे में देखेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश दालों में और चने के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, लेकिन जो ऑयल सीड है उसमें दूसरे स्थान पर है। और फिर इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ग्राउंड नट, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु इन सब में और क्रमशः छठे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट, यानी कि भारत मूंगफली के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। रेपसीड और मस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान पहले पर, उत्तर प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। फिर हम लोग सनफ्लावर को देखेंगे, सूरजमुखी, तो उसमें कर्नाटक पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। चाय में हम लोग देखेंगे तो भारत विश्व में चाय का बहुत अच्छा उत्पादक है और क्वालिटी वाली चाय यहाँ पर उत्पादित होती है। उसमें असम प्रथम स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा इन सब का बाद में इनके बाद में नाम आता है। कॉफ़ी में देखें तो कॉफ़ी में सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो कॉफ़ी है वो ब्राज़ील तरफ बोई जाती है और भारत में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल इनमें मुख्य रूपों से कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। वहाँ पर इनको फसलों के रूप में बोया जाता है। टोबैको में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, तेलंगाना, गुजरात क्रमशः इसके बाद आते हैं। शुगर केन की बात करें तो जिससे हम लोग शक्कर प्राप्त करते हैं, उनमें पहला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसके बाद सब आते हैं। ठीक है, हम लोग और यदि क्रॉप्स की बात करें जैसे कॉटन है तो कॉटन में गुजरात और महाराष्ट्र क्रमशः पहले दूसरे स्थान पर हैं। उसके बाद तीसरे चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पाँचवें पर हरियाणा और छठे स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम आता है। बाकी के राज्य इसके बाद में आते हैं। जूट की बात करें तो एक पौधे से प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम उत्पादित करते हैं और उसके बाद में क्रमशः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय इनका नाम आता है। ओपियम, अफीम की हम बात करें तो उनमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, बाद में मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये आते हैं। रबर उत्पादन की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक ये क्रमशः प्रथम, दूसरे और तृतीय स्थान पर है। अंडमान निकोबार इसके बाद में। लगभग भारत का 90% रबर का उत्पादन केवल एक ही राज्य केरल करता है। स्पेसीज की बात करें हम लोग जैसे काली मिर्ची तो केरल, तमिलनाडु, है ना, रेड चिलीज आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब में बोए जाते हैं। और ऐसे ही हमारे जो दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य हैं वो मसालों के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है। फिर हम लोग काजू की बात करेंगे, कैशू नट। तो केरल, महाराष्ट्र क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, और गोवा, उड़ीसा में इनकी खेती की जाती है। फ्लेक्स की बात करें हम लोग सन की, तो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार प्रथम, दूसरे, है ना, तो और तीसरे स्थान पर है। हम लोग सिल्क की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में, फिर कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल। और ऐसे ही हम लोग पोटैटो की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, और पश्चिम बंगाल और बिहार उसके बाद में आते हैं। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, एंड वीट्स रैंक सेकंड इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। वीट कंट्रीब्यूट्स 12.7%, राइस 40.5%, मिलेट्स 30.3%। यानी कि भारत में सबसे भोजन के रूप में चावल का उपयोग किया जाता है, और गेहूं दूसरे नंबर पर, और फिर दालें इनका तीसरे नंबर पर इनका स्थान आता है। तो देखते हैं हम लोग भारत में चावल की खपत सबसे ज़्यादा होती है, और ऐसे जो हमारे कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा मछली और चावल को भोजन के प्रमुख रूप में उपयोग किया जाता है। तो आज इस वाले सेशन को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, आगे फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।